Hello everyone, welcome to our question practice video of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसा कि आपको पता होगा हम कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा क्लास। टोटल 5 क्लासेस हमने की हैं जिनमें हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और वो सारी वीडियोज आप ज़रूर देखना। ऑलमोस्ट 3 आवर्स की वीडियो होगी पांचों मिलाकर, और उसको देखने के बाद ना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितना एटीसी के लिए पढ़ना है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है वो वीडियोज, और पूरी की पूरी क्वेश्चंस आपकी उससे बन जाएंगे जो भी इस एग्जाम में अभी तक आई हैं उस टाइप की, और आगे आने वाली भी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वो वीडियो पहले देखो फिर ये वीडियो देखो, क्योंकि जब आप वो वीडियो देख के यहाँ पे आओगे ना, फिर जैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे साथ साथ आपको लगेगा ना आप भी ये क्वेश्चन देखते कि ये आप कर लोगे खुद से। तो इसलिए आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। बाकी अगर 30 में 30 लाना है तो फिर तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी हमारे साथ भी और खुद से भी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, जहाँ पे ये सारी नोट्स और पीडीएफ वगैरह जो भी है ना, वो सारी वहीं पे आपको मिलेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे दो स्मॉल चार्ज स्फीयर हैं। अब यहाँ पे स्मॉल स्फीयर जब भी लिखा हुआ है ना, आप समझ जाओ कि ये पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है, इनको आपको पॉइंट चार्ज के जैसे ट्रीट करना है। तो देखो दो है हमारे पास स्फीयर्स, दोनों की चार्ज दी हुई है और दोनों के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स। याद है आपको कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ रखा है। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर दो। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हो ना, सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ है ना वो लिख लो। यहाँ पे Q1 दिया हुआ है आपका 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आपका Q2 दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और जो डिस्टेंस दी हुई है ना वो आपकी SI यूनिट में नहीं है, R जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ये कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है ना, तो इसलिए ये आपकी आएगी 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। अब देखो क्या करेंगे, कूलम लॉ आपको याद होगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आई होप आपको याद होगी ये कूलम लॉ। अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यूज को पुट कर देना है डायरेक्टली, और हमारे पास वैल्यूज सारी दी हुई हैं। K की वैल्यू सबसे पहले 9 इंटू 10⁻9, Q1 आपकी 2 इंटू 10⁻⁻7 और Q2 आपकी 3 इंटू 10⁻⁻7। देखो यहाँ पे यूनिट का हम लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी हमने ऑलरेडी SI में कन्वर्ट कर लिया है, और इससे क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, गलती के चांसेस घट जाते हैं। अब R की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखो ये सारी की जो वैल्यूज आएगी ना, फाइनल हमारा फोर्स न्यूटन में आएगा। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। हमारा 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज है एक स्मॉल स्फीयर पे। अब दूसरा स्मॉल स्फीयर है जिस पे -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज है और दोनों एयर में है। दोनों के बीच का फोर्स दिया हुआ है। हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। फिर से स्मॉल स्फीयर लिखा है ना, इसको पॉइंट चार्ज मानना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या होगा, जैसे दो स्फीयर रखी हुई हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। अब इसका कहना है एक पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे 0.4 माइक्रोकूलम, इस पे -0.8 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स जो बता रहा है ना, ये फोर्स किस पे लिखा हुआ है, ड्यू टू द स्मॉल स्फीयर। इस पे 0.4 वाला पे फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन। अब दोनों अपोजिट साइन के चार्जेस हैं, तो एक चीज तो आप समझ गए होगा ना, जो भी फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव होगी नेचर में, मतलब इधर की तरफ लगेगी फोर्स। और आपको याद होगा जो ये कूलम का फोर्स होता है ना, मतलब चार्ज के बीच में फोर्स होता है, वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। अगर इस पे आगे की तरफ लग रही है ना,
इस पे इधर पीछे की तरफ लगेगी और ये भी सेम होगी। तो पार्ट बी का तो हम लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं 0.2 न्यूटन। और फोर्स चार्जेस क्योंकि अपोजिट मैग्नीट्यूड की है ना, तो अट्रैक्टिव नेचर में होगी चार्ज। ये जो फोर्स हमारी आएगी वो अट्रैक्टिव होगी। नेक्स्ट अब पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए के लिए क्या करोगे, पार्ट ए के लिए फिर से हम लोग यूज करेंगे कूलम्स लॉ, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस बार हमें आर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम लोग आर को बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ से हम डिस्टेंस को बाहर कर लेते हैं फोर्स के टर्म में और चार्जेस के टर्म में। तो हमारे यहाँ से आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई एफ। अब इसका आर लिखने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे टर्म का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट में लोगे तो आर इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट के Q1 Q2 बाई एफ। और फिर इसके बाद इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे दी हुई हैं, बस इनको सही यूनिट का यूज करके आपको पुट करना है। फिर पुट करने के बाद आप जब सॉल्व करोगे इसको तो आपको फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा, जो कि आंसर होगा आपका 12 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोल रहा है चेक द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। तो देखो ये एम और एम से आपको समझ में आना चाहिए। एम जो होता है ना मास ऑफ प्रोटॉन, और एम जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ई जो होता है ना वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोल रहा है कंपेयर करने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, और इन दोनों का क्या हमें निकालना है, यहाँ पे निकालना है कि इनका रेशियो क्या होगा, और साथ ही यहाँ पे ये रेशियो क्या बताता है। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे ये तो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी, ये तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगी। देखो कैसे, सबसे पहले ये जो दो फोर्सेस होती है ना उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले मान लो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है उनके बीच में, एफ ई अपॉन एफ जी, जी मतलब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो आप कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो जाएगी ना के मतलब कूलम का कांस्टेंट, ई का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का ही चार्जेस ई होगा, प्रोटॉन पे भी ई चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे भी, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको याद हो तो जी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या आया यहाँ से हमारा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई। अब यही हमसे पूछ रहा है इसका डायमेंशन क्या होगा। तो देखो इसका ऊपर वाला का इसका भी डायमेंशन न्यूटन, नीचे वाला का भी डायमेंशन न्यूटन, दोनों तो आपस में कट जाएगा ना। ये क्वांटिटी जो हमारी आएगी ये तो डायमेंशनलेस आएगी, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि ये क्या बताता है, ये जो क्वांटिटी है ना ये वाला, ये क्या बता रहा है वो पूछ रहा है। तो ये हमारा बताता है ना ये रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो बता रहा है ये क्वांटिटी। नेक्स्ट ये बोल रहा है इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये बस कैलकुलेशन है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो बस आपको फाइनल आंसर जो मिलने वाला है ना वो आएगा 2.4 इंटू 10⁻39, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये हमने क्लास में काफी अच्छे से समझा था। जैसे जो भी चार्ज होगी ना किसी भी बॉडी पे वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब हमेशा n इंटू ई के फॉर्म में होगी, जहाँ पे n जो होगा इंटीजर होगा और e होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 1.2 ई करके कोई चार्ज हो, ई के मल्टीपल में चार्ज होगा और मल्टीपल जो होगा ना हमेशा इंटीजर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, Q इक्वल्स टू एन ई। यहाँ पे n जो है इंटीजर है और ई जो हमारी ना ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। तो देखो जब आप लार्ज स्केल पे चार्जेस की बात करते हो ना, फिर एक चीज आप समझो, आप बोल रहे हो लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल मतलब कितना बोलोगे, एटलीस्ट आप 1 कूलम तो बोलोगे। तो 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है आपको पता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना 1 ई, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे,
एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये यानी कि ऑलमोस्ट 1/1.6 इंटू 10⁻⁻+19 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब बनेगा एक कूलम चार्ज। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप अगर ऐसे बोल दो कि 0.002 कूलम, तब भी ये चार्ज जो है ना, ये बहुत बड़ा चार्ज है। ई के कंपैरिजन में, ई के मल्टीपल में बहुत बड़ा चार्ज है, और ये एक होल नंबर में आएगा। तो इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कोई भी झमेला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, चार्ज अपीयर ऑन द बोथ। A similar phenomenon is observed when many other pairs of bodies। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि क्लास में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। क्लास में हम देखे थे कि जब आप बाल में रब करते हो कॉम्ब को, फिर आप पेपर पीसेस के पास ले जाते हो, तो क्या होता था, वो जो कॉम्ब है वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता था। तो उससे आपको ध्यान आ रहा होगा। तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था, जो दोनों बॉडीज होती है ना, वो चार्ज हो जाती हैं। एक अगर निगेटिवली चार्ज हो रही है तो दूसरी पॉजिटिवली चार्ज होगी। और चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। मान लो एक बॉडी हमारे पास है, उससे इलेक्ट्रॉन कुछ चला गया दूसरे बॉडी में, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया वो तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन जिसे मिला वो हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से जब आप चार्ज करते हो तो आपके चार्जेस जनरेट होते हैं, मतलब रब करते हो तो। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड चीज पूछ रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो तो करेगा ना भाई, क्योंकि देखो, एक ने इलेक्ट्रॉन खोए, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे को मिले, तो नेट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो उतने ही रहे ना जितने पहले थे। यहाँ पे कोई भी नया चार्ज जो बना उसके बदले में यहाँ पे पॉजिटिव बना तो निगेटिव भी बना, यानी नेट चार्ज तो बाद में भी जीरो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट नहीं होता है, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं। ये 4 चार्जेस दी हुई हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पर रखी हुई हैं, और जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब देखो ये क्या बोलना चाहता है, ये हमारा बोलना चाहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा बोल रहा है एक स्क्वायर है ऐसा, इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे कुछ चार्जेस हैं। यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5। ये 5 माइनस में है दोनों। ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज रखा, उस चार्ज पे नेट फोर्स कितना आएगा। तो देखो, नेट फोर्स के लिए सबसे इजी वे क्या है, या तो आप यहाँ पे चार्ज पहले रख दो, फिर Q1 Q2 करके करो, या फिर एक आइडिया और अच्छा सा है, मान लो ये पॉइंट P है, तो आप P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट एक बार आप कर लेते हो, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स क्या आएगा, Q इंटू EP। तो बेटर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल होगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। मान लो ये यहाँ पे पॉइंट है, अब -5 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, इधर की तरफ आएगी। मान लो अगर 1 यूनिट चार्ज होता उसकी वजह से फील्ड आती E, तो ये 5 यूनिट है ना, तो इसकी वजह से इधर की तरफ आएगी 5E, और ये भी 5 यूनिट है, निगेटिव है, तो इसके तरफ फिर से 5E। सिमिलरली देखो, इस 2 के वजह से इधर बाहर की तरफ इधर जाएगी 2E फील्ड, और इस वाले 2 के वजह से इधर अंदर की तरफ आएगी 2E फील्ड। तब एक चीज आप नोटिस करो, आप देखोगे कि ये सारी जो हमारी फील्ड्स हैं वो कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को, ये इसको, ये इसको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे यहाँ पे आ रहा है ना, वो 0 आ जा रहा है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। चार्ज कोई भी रखो आप यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारा फोर्स आएगा उस चार्ज पे वो 0 न्यूटन आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। An electrostatic field line is a continuous curve, that is, a field line cannot have sudden breaks. ओके, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो कंटिन्यूअस कर्व होती है, फील्ड लाइन में बीच में ब्रेक नहीं होता है, कोई भी सडन ब्रेक नहीं आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसे आप किसी भी बॉडी के लिए इक्वेशन देखोगे ना, वो इक्वेशन कॉन्टिन्यूअस आती है, वो इक्वेशन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होती है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उन पर टेंजेंट आप लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चलता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस नहीं रहेंगी, मतलब इक्वेशन को डिसकंटिन्यूअस होना पड़ेगा, लेकिन इक्वेशन जो भी है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस इक्वेशन मिलता है किसी भी बॉडी के लिए। तो इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं,
उनमें कोई भी अचानक से ब्रेक नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, फिर से देख लेते हैं। जैसे आप अगर दो लाइंस को ऐसे क्रॉस करा दोगे ना, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी या इधर होगी। यहाँ पे तो दो टेंजेंट हो गए, एक ही पॉसिबल, लेकिन ये नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, तो इसको वायलेट करती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन द वैक्यूम। अब यहाँ हमें बताना है मिड पॉइंट पे चार्ज, मिड पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना, यहाँ पे हमारा दो चार्ज रखा हुआ है इस लाइन पे, मान लो ये लाइन अगर है तो इस लाइन पे पहला चार्ज हमारा है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा हमारा -3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे बोल रहा है मिड पॉइंट पे जो टोटल डिस्टेंस है हमारा 20 है, मतलब ये 10 होगा, ये 10 होगा, और डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में है। ओके, देखो तो डिस्टेंस हमें मालूम है और ये पॉइंट है मान लो P। अब इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, देखो इस पॉजिटिव वाले की वजह से आगे की तरफ आएगी और ये निगेटिव वाला है ना, इसकी वजह से भी इधर की तरफ आएगी, तो दोनों फील्ड मिला के हमारी हो जाएगी 2E। और E हमारी क्या होगी, एक की वजह से जो भी फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हमने यहाँ पे E ले लिया है। अब जो नेट फील्ड आएगी ना, E नेट इक्वल्स टू 2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब आप वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू हमारा है 3 इंटू 10⁻⁻6। सारा हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप भी आदत इसका डाल लो। ये 10 सेंटीमीटर जो है ना हमारा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर में हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो आ जाएगा 5.4 इन नेट इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आप बात करो, चार्ज हमारा एक दिया हुआ है कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है, उसको फोर्स कैलकुलेट करना है, F इक्वल्स टू Q इंटू ई नेट। ये हो जाएगा आपका Q 1.5 और ये हमारा ऑलरेडी है 5.4 इंटू 10⁻⁶ और चार्ज के साथ हमारा था 10⁻⁹। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आपको मिलेगा 8.1 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर वेक्टर के फॉर्म में पूछेगा ना तो वेक्टर के फॉर्म में कर लेना। ये मान लो इसको आगे की तरफ ये एक्स एक्सिस अगर होगा तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और जो चार्ज हम रख रहे हैं ना, चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है ये क्यू, इसलिए इस पे जो फोर्स लगेगी ना वो भी आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हैज 2 चार्जेस। यहाँ पे 2 चार्जेस हैं और लोकेट की हुई हैं, ये हमारी जेड एक्सिस पे हैं। देखो इनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जगह 0 है, ये जेड एक्सिस पे ही लोकेटेड है। अब हमें बताना है टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो मान लो ये एक सिस्टम है उनका कहना है, तो देखो कैसे प्लेस्ड हैं चार्जेस। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था 9। ये हमारी हो जाएगी एक्स, ये वाई और ये जेड, 3 एक्सिस हमारे हैं। अब देखो क्या होगा, इस जो भी हमारे चार्ज प्लेस किया हुआ है ना, ये जेड एक्सिस पे किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखो, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे आप मान लो एक सिंगल एक्सिस है बस, जेड एक्सिस। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कि ऐसे आप 3D स्पेस में बनाते हो, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारी डिस्टेंस है वो जेड एक्सिस पे दी हुई है। तो मान लो ये हमारी जेड एक्सिस है। अब इस जेड एक्सिस पे आपके 2 चार्जेस रखे हुए हैं। एक चार्ज हमारा जो है वो यहाँ पे -15 पे रखा हुआ है, ये हमारा कौन सा चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव वाला चार्ज है। और एक यहाँ पे +15 पे रखा हुआ है, ये हमारा निगेटिव वाला चार्ज है -Q। अब पूछ रहा है कि ये जो सिस्टम है इस पूरे को मिला के एक सिस्टम बन रहा है ना, इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है। तो ये एक डायपोल बन गया है, आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि
दोनों चार्जेस जो हैं इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। तो यहाँ से नेट चार्ज निकल के आएगा Q प्लस माइनस क्यू, ये नेट चार्ज हो जाएगा 0। अब डायपोल मोमेंट पूछ रहा है, तो डायपोल मोमेंट क्या होता था, P इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस डी क्या होगा, -15 से +15। तो Q तो आपको पता है, Q हमारी दी हुई है कितनी, इस क्वेश्चन में हमारी Q है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ये हमारी है चार्ज, डिस्टेंस दोनों के बीच में है 15 और 15, ये -15 या +15, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 30 इंटू 10⁻²। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको यहाँ से मिलेगा 75 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये आपका आएगा आंसर। इसको आप थोड़ा और सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट इतना इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। बेसिकली टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, टॉर्क होता है टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। और हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज दी हुई हैं। P की वैल्यू हमारी दी हुई है P इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, और थीटा हमारी दी हुई है 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमारी वैल्यूज हैं, इसमें बस वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज कैसे पुट करोगे, 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन 30। तो यहाँ से आपको निकल के आएगी 5 इंटू 4 20, और 9 में से 4 ये गया यहाँ पे 10⁻⁵ इंटू 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये टॉर्क का ऐसा यूनिट होता है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of ना, estimate the number of electrons transferred, is there a transfer of mass from wool to polythene। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में देखो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमारा नेगेटिव चार्ज जो भी जनरेट हुआ वो Q इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁷। हमसे बोला है कैलकुलेट करने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एन। तो देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना 1e, तो इससे चार्ज जनरेट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ओके, अब यहाँ पे मान लो एक कूलम अगर चार्ज जनरेट होना हो तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, 1 कूलम के लिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इसका मतलब अगर हमें एक क्यू चार्ज जनरेट करना है तो इसके लिए कितना करना होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁷। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻12। n इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻12, ये जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि मास ट्रांसफर होगा कि नहीं। तो देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना, तो मास तो ट्रांसफर होगा, ये पक्का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, Ma इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31। आई थिंक यही होता है 9.1 या 9.31, आप देख लेना। इतना केजी एक इलेक्ट्रॉन का होता है। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं तो कुछ ना कुछ मास तो गया ही होगा, लेकिन वो मास छोटा होगा ये मानते हैं, लेकिन मास का ट्रांसफर होगा, इसलिए इसका आंसर होगा यस, मास का ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना। देखो ये हमारे इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स हैं, और यहाँ पे एक चीज है, चार्ज दिया हुआ है दोनों पे 6.5 इंटू 10⁻⁷। रेडियस जो है वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे ये मान लो ये एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, जब ये बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस, इसका मतलब एक तरह से मान लो कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं।
जब बहुत दूर दूर दोनों हो जाएंगे तो एक दूसरे के लिए दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, यही इस क्वेश्चन में कहना चाहता है। तो एक ऊपर हमने देखा स्मॉल स्फेयर, उसका मतलब ये पॉइंट चार्ज, और जब भी स्फेयर बहुत दूर दूर रखे हुए हैं तो भी पॉइंट चार्ज के जैसे एक्ट करेंगे। और एक्चुअली में देखोगे ना, फॉर्मूला जो आता है ना वो भी हमारा पॉइंट चार्ज वाला ही आता है, कि Q1 Q2 अपॉन R, अगर फोर्स की बात हो तो देखो यहाँ पे हमसे क्या कैलकुलेट करना बोल रहा है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज इतना। तो यहाँ पे सिंपल से आप यूज करोगे ना 1.12, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप यूज कर लो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, डायरेक्टली हम लोग पुट कर लेते हैं। F इक्वल्स टू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7। अब इसका स्क्वायर कर दो, और डिस्टेंस जो है ना दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे आप इसको कर लो 50 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा F इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। देखो मैं आंसर पे सबसे कम एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर आप कैलकुलेट कर लोगे मुझे पता है, यहाँ पे डिस्कस मेन हम लोग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आंसर के पीछे टाइम वेस्ट करें तो फायदा नहीं है। मुझे पता है मैं आंसर कैलकुलेट कर लूंगा, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी है, लेकिन बेटर है कि आप खुद से वो चीज़ देखो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। नेक्स्ट देखो, इसमें पार्ट बी हमारा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। देखो क्या होगा, अगर जो फोर्स होती है ना हमारी, फोर्स प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे Q1 Q2 और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में चार्ज जो है उसको डबल कर दिया है, मतलब इस Q1 को भी 2 टाइम्स कर दिया, ऊपर इसको भी 2 टाइम्स कर दिया, तो 2 इंटू 2 टाइम हो जाएगा उसके वजह से। और रेडियस जो है ना, रेडियस को कर दिया है आधा, आई थिंक, हाँ रेडियस को हाफ कर दिया है। तो रेडियस को हाफ करने का मीनिंग है ना 1/2 का स्क्वायर डिवाइड, यानी कि टोटल ये इफेक्ट डालेगा, ऊपर का 2 इंटू 2 यानी 4, नीचे का 2 का स्क्वायर इंटू 4। फोर्स जो होगा ना हमारा न्यू फोर्स, वो हो जाएगा 16 टाइम एफ। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, देखो यहाँ से F1/F2 जब आप लिखोगे ना, F1/F2, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे इनिशियली जो था हमारा चार्ज वो था आपका Q1 Q2, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बाद में क्या हो गया, ये दोनों की दोनों डबल हो गई, मतलब 2Q1 2Q2 बाई आर स्क्वायर। आर क्या हो गई, आधी हो गई, R/2 का स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको ये आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ये टोटल हमारा 16 टाइम्स हो जाएगा। ये आता है हमारा रेशियो। फिर जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो इसके लिए क्या करो, एफ न्यू को लिए 16 इंटू एफ कर दो। अब हमारी एफ ऑलरेडी यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻2 है, तो 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2, इसको कैलकुलेट करोगे जब आप, तो 16 के वजह से हो जाएगी 24, और 24 मतलब ये 2 डेसिमल पे आ जाएगी 0.24 न्यूटन। आई थिंक यही आंसर आना चाहिए, आप लोग वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1.13, इसमें बोल रहा है फिगर 1.30 शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्जेस पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो देखो सबसे पहले साइन की बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज आप समझना। जैसे क्या होगा, अगर मान लो कोई चार्ज पॉजिटिव होगा तो हमेशा वो निगेटिव वाला जो प्लेट है ना हमारा, उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज 3 है ना वो हमारे निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, मतलब ये पक्का पक्का पॉजिटिव चार्ज है। और देखो जो हमारा चार्ज जो होगा, जो कि निगेटिव होगा नेचर में, वो इस पॉजिटिव वाले प्लेट से अट्रैक्ट होगा। और इस केस में अब देखो ये जो दोनों चार्जेस है ना 1 एंड 2, ये दोनों पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई है, मतलब ये दोनों पक्का निगेटिव है। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि साइन कैसे डिसाइड करेंगे जब भी प्लेट के बीच में चार्ज को हम लोग छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट बात रही Q/M रेशियो, Q/M का रेशियो। तो उसके लिए देखो हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। जैसे इसके बीच में मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर्टन, या प्लस टू माइनस इधर की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा E, तो क्या होगा यहाँ पे जब फोर्स, जब आप लिखोगे ना, फोर्स आएगा Q इंटू E, ऐसा फोर्स आएगा। अब देखो क्या होगा, ये जो फोर्स QE आ गया, एक्सेलरेशन जब आप लिखोगे ना, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू QE/M,
फोर्स बाई मास एक्सेलरेशन होता है, तो क्यू बाई एम हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन दोनों प्लेट के बीच में कांस्टेंट होनी है, ये जो दोनों प्लेट हैं ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट होनी ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये तो इमटेरियल हो गया, आपको डायरेक्टली यहाँ से रेशियो मिल जाएगा क्यू बाई एम। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू बाई एम के, मतलब जो भी स्लोप होगा ना इन हमारे पार्टिकल्स के पाथ का, वो क्यू बाई एम के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना ज्यादा स्लोप होगा क्यू बाई एम का रेशियो उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके केस में स्लोप जो है काफी स्मूथ है, ये जो स्लोप है ज्यादा स्लोप नहीं है, यहाँ भी ज्यादा स्लोप नहीं है, और यहाँ पे स्लोप लेकिन काफी ज्यादा है। यानी कि जो चार्ज टू मास का रेशियो होगा ना वो इस केस में हाईएस्ट होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल जो है ना अपने पाथ से सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि क्यू बाई एम का रेशियो इसका सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट के लिए ये वाला थर्ड चार्ज। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो Q1 एंड Q2 जो है वो आपके नेगेटिव होंगे, Q3 आपका पॉजिटिव होगा, और Q बाई एम का जो रेशियो होगा ना वो हाईएस्ट होगा थर्ड चार्ज के लिए। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोलता है कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? अब इस क्वेश्चन में हमसे फ्लक्स पूछ रहा है, तो देखो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा 3D का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे ये जो फील्ड है ना हमारी एक्स डायरेक्शन में है, और ये जो प्लेन है ना YZ प्लेन है, मान लो ये जेड एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो जो प्लेन है कुछ ऐसे है वाई जेड एक्सिस में, ये एक स्क्वायर प्लेन है, 10 सारी साइड्स हमारी 10 10 10 है। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे ये अगर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस है ना, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, ये एरिया वेक्टर वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा 100 आई कैप, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑल्दो होगा। तो देखो क्या होगा, ये हमारा एरिया वेक्टर होगा। अब हमें किस चीज से मतलब है, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो वो फ्लक्स क्या होता है, आई बराबर ई डॉट ए, ये हमारा होता है फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमारी दी हुई है E इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब देखो ये जो 100 है ना, इसको हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई, यानी 10⁻⁻2 आएगा, 10⁻⁻2 आई कैप। अब देखो क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया जो होगा एक्सिस के अलोंग ही है, तो E डॉट ए डायरेक्टली आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, और इसका डॉट आप कराओगे 10⁻⁻2 आई कैप, और इसका हमारा जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसा यूनिट आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फ्लक्स। यहाँ पे फाइव जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा, ये पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे है 30 आंसर आ जाएगा, आप लोग वेरीफाई कर लेना। ओके, नेक्स्ट हमारा इसके दूसरे पार्ट में पूछ रहा है, ये ए पार्ट था, इसके पार्ट बी में हमसे क्या पूछ रहा है, देखो पार्ट बी में बोल रहा है व्हाट इज द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब जैसे बोल रहा है ना, जो एरिया वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, एरिया इस बार हम लोग स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, 10⁻⁻2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको भी हम लोग 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम ऐसे ट्रीट करेंगे। अब देखो क्या यहाँ पे करेंगे, ये जो है ना हमें पता है कि अगर ये दोनों एक्स डायरेक्शन में होती तब तो पैरेलल होती है, एंगल 0 होता है, लेकिन ये बोल रहा है ना इस बार दोनों के बीच में जो थीटा है वो 60 डिग्री है, और थीटा 60 डिग्री है, तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, I इक्वल्स टू EA cos थीटा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो फिर से वापस से, सेम जब वैल्यू पुट करोगे ना, cos थीटा जो होता है ना, cos थीटा का वैल्यू cos 60 जो हमारा होता है वो होता है 1/2, तो जो भी यहाँ पे हमारा आंसर आया ना उसका आधा आंसर आ जाएगा, आई थिंक 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको अपना ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है
What is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.14 through a cube of side 20 cm oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes. अब ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे जो भी हमारा ये 3 एक्सिस हो गया, ये हमारा मान लो 3 एक्सिस हो गया, तो ये बोल रहा है एक यहाँ पे ऐसे कुछ करके हमने प्लेन रखा है, यहाँ पे हमने क्यूब रखा है, आई थिंक ऐसा ही कुछ बनेगा। तो ये बोल रहा है कि इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना जाएगा। तो देखो बात ये है कि इसके अंदर जब तक कोई चार्ज नहीं रहेगा ना, बस एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है, तो इससे मान लो एक फेज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुसेंगी भी ना, दूसरे से बाहर आ जाएंगी, जितनी जाएंगी उतनी बाहर आएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ना फाइनेट, वो 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर क्यू नेट 0 है। जब तक क्यू नेट 0 है तब तक कोई भी नेट फ्लक्स किसी भी बॉडी से नहीं आ सकता है। नेट फ्लक्स तभी आएगा ना जब अंदर में नेट चार्ज होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि जितनी लाइंस जाएंगी उतनी लाइंस बाहर आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में बोल रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, फाई बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? ये फ्लक्स दे दिया, हमसे क्यू इनसाइड पूछ रहा है। तो सिंपल है, क्यू इनसाइड इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप ये सारी वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे हमारी ये फाई की वैल्यू दी हुई है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी होती है, तो देखो यहाँ पे लिख ही देते हैं। क्यू इन हमारी होगी, फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 8.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी आ जाती है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। इस क्वेश्चन को जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो चार्ज आएगी ना निकल के, वो आएगी 0.07 माइक्रो कूलम। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, यहाँ पे आपके साथ गेम खेल रहा है। देखो कैसे, ये बोल रहा है कि अगर नेट फ्लक्स बाहर 0 निकल रहा है तो क्या आप बोल सकते हो कि अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है? भाई हम कैसे बोल सकते हैं? हो सकता है अंदर में एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू हो, दोनों मिला के नेट 0 हो गया हो। और ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें जो क्यू इनसाइड पढ़ते हैं वो क्यू नेट इनसाइड है, नेट इनसाइड चार्ज। अब अगर मान लो अंदर में 10 जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 यूनिट हमारे नेगेटिव चार्ज हैं, तो नेट तो 0 हो गया ना, तो नेट फ्लक्स तो 0 ही आना है। लेकिन हम इससे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है? मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। हमें बस इतना पता चल सकता है कि नेट चार्ज जो भी होगा अंदर में वो 0 होगा। बाकी अंदर में कितनी सारी चार्जेस हैं, कैसे हैं, वो हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं। तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये तो सेम एज इट इज क्लास का क्वेश्चन है, ये नहीं बताना चाहिए यहाँ पे आई थिंक, चलो फिर भी बता देता हूँ। देखो नीचे में स्क्वायर है, मान लो यहाँ पे भी एक स्क्वायर यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे भी एक स्क्वायर होगा, यहाँ भी एक स्क्वायर, यहाँ भी एक स्क्वायर, और ऊपर से एक टॉप होगा सबका। मतलब ये क्यूब का एक पार्ट है और क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखी हुई है। और ऐसे केस में क्या होता है, जो फ्लक्स आता है नेट फ्लक्स तो आएगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका 6 पार्ट हो जाएगा हर एक फेज से, तो एक पार्ट वही इस फेज से भी जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं ऐसा क्वेश्चन को। ये एज इट इज क्लास का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस इसको करने का मीनिंग नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 1.18। तो देखो अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? क्लास में मैंने कराया है, आपको याद आ रहा होगा। जब भी एज पे आप चार्ज रखते हो ना, किसी भी एक एज पे, वो 4 क्यूब के यहाँ पे सिमेट्रिकल हो जाएगी। किसी भी एक एज पे रख रहे हो तो जो भी नेट फ्लक्स आएगी ना, फाइनेट आपको यहाँ से मिलेगी, फाइनेट इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक फेज किसी भी मतलब एक एज पे रखा हुआ है, आप किसी एक क्यूब से बात करोगे। यहाँ पे किससे पूछ रहा है? ओके, व्हाट इज सरफेस, यहाँ पे एक से पूछ रहा है, तो एक से जब आप निकालोगे ना तो ये डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। फाई इक्वल्स टू फाइनेट बाई 4, ये आपका आंसर आ जाएगा एक जो हमारा क्यूब होगा उससे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ
minus 1.0 into 10 raised to the power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? What is the value of the point charge? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे। मान लो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो देखो क्या होगा। ये बोल रहा है कि एक क्यूब है, इससे सर्टेन फ्लक्स फाई पास कर रहा है, यहाँ पे अंदर में कुछ चार्ज है सर्टेन क्यू। अब ये बोल रहा है कि ये जो स्फीयर है इसका रेडियस हमने डबल कर दिया, 2r रेडियस का स्फीयर कर दिया। तो भाई ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। मान लो यहाँ से कोई लाइन पास कर रही है, तो जो लाइन यहाँ से पास करेगी वही तो बाहर यहाँ से भी जाएगी ना। अब ऐसा थोड़ी होगा कि बीच में नई लाइन बन जाएगी, तो जितनी यहाँ से निकलेंगे वो वहां से भी जाएंगी। तो इस तरह से जितनी लाइंस पहले थी उतनी ही लाइन्स अभी भी होगी। और फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो सिंपल सा बात है, जितना पहले था उतना ही सेम रहेगा। तो एक आंसर होगा सेम, जितना पहले ये वाला था ना हमारा फ्लक्स, उतना ही रह जाएगा। पार्ट बी की बात करें, वैल्यू ऑफ टोटल पॉइंट चार्ज, तो क्यू इनसाइड इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप वैल्यू पुट कर लो, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। A conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge. If the electric field 20 cm from the center of the sphere is इतना and points radially inward, what is the net charge on the sphere? अब conducting sphere, अगर आपको याद हो तो conducting sphere के लिए मैंने बताया था क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्फेयर के बाहर में कंडक्टिंग स्फेयर और स्फेरिकल सेल दोनों का केस सेम होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज होती थी वो सरफेस पे आ जाती थी कंडक्टिंग स्फेयर के केस में। तो यहाँ पे के क्यू अपन आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर पूछ रहा है। मतलब अगर मान लो ये स्फेयर है हमारी, इसकी रेडियस जो है वो 10 है, इसकी रेडियस ये 10 है, तो ये हमसे पूछ रहे हैं यहाँ 20 सेंटीमीटर पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और क्या बोल रहा है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली हमें दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब है, रेडियली इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अंदर की तरफ कब होती है? मतलब स्फीयर की तरफ है, यानी कि स्फीयर पे चार्ज जो होगा वो निगेटिव होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे रेडियस आपको मिल गया 20 सेंटीमीटर। और क्या वैल्यूज आपको चाहिए? रेडियस मिल गया, मतलब ये डिस्टेंस मिल गया, आपको पता चल गया चार्ज निगेटिव है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ई इक्वल्स टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, यहाँ ऊपर हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से हमें निकालना है क्यू, तो क्यू इक्वल्स टू ई इंटू आर स्क्वायर बाई के। बस सिंपल, इसमें वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया जो होता है 4πr², स्फीयर का सरफेस एरिया। और चार्ज डेंसिटी हमारी दी हुई है सिग्मा इक्वल्स टू 80.0 म्यूसी पर मीटर स्क्वायर। अब जो नेट चार्ज आएगा ना क्यू, वो आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ से मान लो कुछ भी हमारी चार्ज आएगी, तो ये पहला हमारा पार्ट सॉल्व हो गया कि हमारी क्या चार्ज आएगी। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव करेगी? तो इसके लिए क्या होगा, फाई इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन साइड हमारी क्या हो जाएगी, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हो गया हमारा। अब इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, फाइनेट जो हमारा आता है वो 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा आ जाता है। और ये जो पार्ट ए हमने यहाँ पे छोड़ा है ना, ये जो कैलकुलेट करना है, यहाँ भी आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये सब आप कैलकुलेट करना है, एक बार आप खुद से भी बनाओ, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ सारी चीज़ें जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट हमारा 22, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इतना एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा कैलकुलेट करने बोल रहा है। अब देखो, जो हम लोग फॉर्मूला याद करते थे ना, उसको देखो याद करने का कितना फायदा है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से 2k लैम्डा बाई आर, याद आ रहा है कुछ?
अब यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, ई इंटू आर बाई 2k, ये आ गई। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको फाइनली लैम्डा की वैल्यू मिलेगी जो आएगी 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। यहाँ पे देखो आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारी, डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, डिस्टेंस मिल गई, और के की वैल्यू में मालूम है 9 इंटू 10⁻⁹। तो वो आप पुट करो और इसको आगे सॉल्व करो, आपको फाइनली ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बोल रहा है कि एक मान लो ये प्लेट है, एक हमारा मान लो ये दूसरा प्लेट है। अब 2 प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज क्या है हमारी, हाँ अपोजिट मतलब साइन है। एक पे मान लो सिग्मा है, दूसरे पे माइनस सिग्मा है। अब मैग्नीट्यूड दी हुई है सिग्मा इक्वल टू 17.0 इंटू 10⁻22 माइनस कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखो मैं आंसर या फिर ये सब कैलकुलेशन ये सब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, आप आंसर निकाल लोगे। तो देखो क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको डायरेक्शन का ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये बोल रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। देखो ये पहला प्लेट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, ए मान लो। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से इधर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से अंदर की तरफ आएगी निगेटिव की वजह से। अब नेक्स्ट बीच में एक पॉइंट लो, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की वजह से आगे की तरफ, और इस वाले निगेटिव की वजह से इससे भी आगे की तरफ। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगे, तो ये जो निगेटिव चार्ज है इसकी वजह से तो अंदर की तरफ, और ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारा है इसकी वजह से बाहर की तरफ। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी इनफाइनाइट सीट हमारी होती है ना, लार्ज सीट का मतलब भी होता है इनफाइनाइट सीट, तो उसके किसी भी साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है ना, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हर जगह पे होती है। अब इसके वजह से अगर आप बात करोगे ना, इस वाले की वजह से, तो इसके वजह से यहाँ भी सेम यही E होगा, यहाँ भी यही E होगा, और यहाँ भी यही E होगा, सेम होगा हर जगह पे। और इसके वजह से भी डायरेक्शन भले अलग आए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो मतलब हर जगह पे E ही होगा। तो सारी वैल्यूज जब आप लोगे ना, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे E और E ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे E और E दोनों मिलकर ऐड हो जाएंगे, E प्लस E। यहाँ पे भी E और E दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 2 केसेस में तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। जब भी पॉइंट बाहर की तरफ है ना, अपोजिटली चार्ज, हमारे पास इनफाइनाइट सीट्स हैं या लार्ज सीट्स हैं, तो आउटसाइड पॉइंट पे मान लो ये B है और ये हमारा C है, तो A और C पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड EA इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू 0 हो गया। अब एक EB पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कितना आएगा, 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि EB पे हमारा आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू सॉल्व करके कुछ आता है 1.9 न्यूटन पर कूलम। ये आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट बताना कि कैसे होता है। तो इस तरह से हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। बाकी आप क्लास को फॉलो किए हो तो आप खुद से भी बना पा रहे होगे सारे क्वेश्चंस, ये मुझे विश्वास है। तो चलो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस का हम वीडियो रखेंगे, उसमें कुछ और हम लोग थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रख लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।